सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर फैसला नहीं देने के लिए जाना जाता है। 80,000 केसेस पेंडिंग हैं, लेकिन कभी कभार वंस इन ए ब्लू मून जिसको बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसले देता है और उसके कुछ फैसले बेहद ऐतिहासिक और महत्व के होते हैं। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो इन्हीं अच्छे और ऐतिहासिक फैसलों में इसको गिना जाना चाहिए, क्योंकि ये फैसला भारतीय लोकतंत्र का सम्मान बढ़ाता है, भारतीय न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास फिर से मजबूत करता है। ये सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, उसकी न्याय की लड़ाई नहीं है, उसके बियॉन्ड है, उसके परे है, उसके बाद आगे जाती है। कहानी सब लोग लगभग जानते हैं, मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा, लेकिन मोटे तौर पर आप लोगों को मालूम है। कुल मिलाकर ये एक महिला की न्याय पाने की बेहद लंबी लड़ाई, लगभग 21 साल लंबी लड़ाई के बाद मामला यहाँ पर पहुंचा है। भारत में न्याय व्यवस्था कितनी सुस्त है आप जानते हैं। ये फैसला इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय सिद्धांत को एक बार फिर से अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है। देखिए, किस्सा शुरू होता है, पूरा ये जो केस है ये 2002 में शुरू होता है। आप सब जानते हैं कि उस समय गोधरा कांड और उसके बाद गुजरात में बहुत बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे, और इन दंगों के दौरान एक महिला अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर शहर आती है, जहां पर उसके साथ बलात्कार की घटना होती है और उसके परिवार के सदस्यों की वहां पर हत्या होती है। वो केस दर्ज कराने की कोशिश करती है, शुरुआत में उसे कामयाबी नहीं मिलती है, लेकिन अल्टीमेटली वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पहुंचती है और वहां पर ये केस तय होता है कि इस मामले में केस दर्ज होगा और सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करता है और सीबीआई जांच का आदेश होता है, और फाइनली ये तय होता है कि इस मामले की सुनवाई जो है वो गुजरात में नहीं होगी, महाराष्ट्र में होगी। हालांकि ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है कि गुजरात की न्यायपालिका के बारे में या किसी भी राज्य की न्यायपालिका के बारे में सुप्रीम कोर्ट को आमतौर पर इस तरह का फैसला नहीं देना चाहिए, लेकिन गवाहों की सुरक्षा और तमाम तरह से सुप्रीम कोर्ट को उस समय लगा कि गुजरात में न्याय शायद नहीं हो पाएगा, तो ये न्याय शायद कहीं किसी और राज्य में होगा। पास का राज्य जो कि महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र है, इसलिए महाराष्ट्र में इस फैसले की सुनवाई हुई। ये मामला लंबा आगे चलता रहा और इसके बाद फिर ये फैसला हुआ कि इस मामले में जो 11 दोषी हैं उनका दोष सिद्ध हुआ, प्रमाणित हुआ और उनको उम्र कैद की सजा दी गई। उसमें साथ में कुछ पुलिस वाले थे, कुछ सरकारी अधिकारी थे, जिस पर कि इस मामले की अनदेखी करने और न्याय न पहुंचे, न्याय न हो पाए, इसके लिए उन्होंने कुछ किया था, ऐसा कुछ आरोप था और सारे वो केस चले थे, लेकिन लोअर कोर्ट में सबूत पर्याप्त न मानकर उनको उससे बरी कर दिया गया। तो 11 लोगों को उम्र कैद और बाकी लोग उसमें बरी हो गए। 11 लोग जेल में उसके बाद चले जाते हैं। ये मामला फिर लंबा चलता रहता है, मुंबई हाई कोर्ट पहुंचता है, वहां पर वो फैसला बहाल रहता है। जो लोग छोड़ दिए गए थे उन पर फिर से केस होता है और फिर से उस पर उनको सजा सुनाई जाती है, तो एक पूरी प्रक्रिया चलती है। इस बीच में एक इस मामले के जो अपराधी हैं, क्योंकि फैसला हो चुका है तो अब वो अभियुक्त नहीं है, क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट से इस मामले में राहत की मांग की, इसकी अपील आई। वहां पर गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले पर उनकी बात नहीं मानी, तो कायदे से गुजरात हाई कोर्ट के बाद उनका अपील कोर्ट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो चले गए महाराष्ट्र हाई कोर्ट, मुंबई। और मुंबई जाकर उन्होंने वहां पर इस मामले को जब वो उन्होंने उठाया तो वहां से भी उनको रिलीफ नहीं मिला, वो आ गए वहां से सुप्रीम कोर्ट। अब उन्होंने यहाँ पर नहीं बताया कि गुजरात में हमारे साथ क्या हुआ था, वो महाराष्ट्र के रास्ते सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी उनको समझ में आया अपने ढंग से उन्होंने इस चीज को समझा, क्योंकि तथ्य उनके पास सारे थे भी नहीं, तो उन्होंने उस आदमी को रिलीफ दे दी। और इस रिलीफ के आधार पर गुजरात की सरकार ने जो 11 लोग हैं उनको एक रिमिशन, एक तरह से उनको राहत देते हुए उनको जेल से रिहा कर दिया। ग्राउंड कई सारे लिए गए कि 14 साल उनकी पूरी हो गई, जेल में उनका व्यवहार अच्छा था वगैरह वगैरह करते हुए उन्होंने केस बनाकर छोड़ दिया उनको। और उसके बाद फिर उनका किस तरह से बाहर स्वागत हुआ वो अपने आप में शर्मनाक अध्याय है, उस पर तो और क्या ही बात करें।
तो यहाँ पर जब मामला आता है तो कई सारे पीआईएल और बिल्किस बानो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाती है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करता है कि नहीं, इस मामले में क्योंकि वो गुजरात में क्राइम हुआ है, इस वजह से गुजरात के हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में और गुजरात के हाई कोर्ट इसमें उनका कोई उसमें गुजरात की सरकार का कोई इसमें से होगा, ये सही नहीं है, क्योंकि केस अल्टीमेटली महाराष्ट्र की हाई कोर्ट में मुंबई में चला है। तो जुरिस्डिक्शन और इस ग्राउंड पर मोटे तौर पर आप अगर देखें तो इन लोगों को छोड़ा गया था, जिसको कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, आपको रिलीफ मांगनी है तो जेल में जाइए, वहां से रिलीफ मांगिए, जेल आपको जाना पड़ेगा, और फिर से जेल जाने का उनको आदेश सुप्रीम कोर्ट से जारी हो गया है। जस्टिस नागरत्ना का ये फैसला है, और ये फैसला अब मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में अब इसकी कोई अपील होनी है, तो फाइनली ये फैसला लागू होगा, मुझे लगता है। यहाँ पर दो सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को इस बारे में जानकारी ना होना कि गुजरात हाई कोर्ट में इस मामले की पर कार्रवाई हो चुकी है, फिर सुप्रीम कोर्ट आने की जगह ये महाराष्ट्र गया है, ये प्रक्रिया भारत में न्याय की पूरी प्रणाली को भी दोषपूर्ण बताता है, क्योंकि ऐसा लगातार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट जजमेंट देता है, एक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उस हाई कोर्ट की बात को सुने समझे बगैर दूसरा हाई कोर्ट जजमेंट दे रहा है। तो ये एक जो वो भी ऐसे युग में जबकि सारा कुछ डिजिटल है, सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, सारा ज्ञान उपलब्ध है, ऐसे समय में एआई उपलब्ध है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप पता कर सकते हैं कि सिमिलर केस में कोई और जजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसे समय में इस तरह की गफलत कैसे हो रही है, इस पर भी न्यायपालिका को विचार करना चाहिए, क्योंकि भारतीय न्यायपालिका की साख ऐसे ही बहुत नीचे गिरी हुई है, खासकर पेंडेंसी की वजह से, करप्शन के आरोपों की वजह से, भाई भतीजावाद के आरोपों की वजह से, और कई सारे पक्षपात वगैरह के आरोप इस पर लगते रहे। यहाँ तो जज के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आप समझ सकते हैं कि भारतीय न्यायपालिका इस समय अपनी विश्वसनीयता के किस गर्त में है। ऐसे समय में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की जानकारी के बगैर फैसला आ जाना अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है, और टेक्नोलॉजी के युग में ये अलाउड नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ही मतलब, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था वो नागरत्ना अब जजमेंट में वो जजमेंट खारिज हो चुका है, लेकिन ये जजमेंट आना ही अपने आप में चिंताजनक है, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, न्याय एक ऐसी चीज है जो लोकतंत्र या समाज की बुनियाद है, और अगर न्याय होना बहुत जरूरी है, न्याय की उम्मीद उससे भी जरूरी है। जस्टिस का जो एक होने की उम्मीद, जो होप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्किस बानो केस में अगर गुजरात सरकार का जजमेंट प्रिवेल हो जाता तो वो उम्मीद टूटती, ये किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है। ये अपने आप में एक समस्या मूलक चीज है, जो गुजरात सरकार ने बेशक चुनाव से पहले राजनीतिक फायदों वगैरह की वजह से उन्होंने किया, और बेशक उनको राजनीतिक उसका फायदा मिला भी होगा, उस फायदे को आप नाप नहीं सकते हैं कि उस फायदे वो कितना था, लेकिन वो जजमेंट अपने आप में पॉलिटिकल जजमेंट था जो अनुचित था, गलत था। अल्टीमेटली साबित भी हुआ कि ये जजमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट साबित कर रहा है कि ये जो उनका उन्होंने जिस तरह से जजमेंट दिया वो जजमेंट ठीक नहीं था। और ये एक मूल न्याय सिद्धांत है कि खास करके जो दबे कुचले या वंचित या माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि लोकतंत्र बहुमत का शासन है, बहुसंख्यक लोगों का शासन है, तो जो बहुसंख्यक रहेगा अक्सर सरकारें उनकी बनेंगी, या वो किसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कई बार हिस्सेदारी कई बार बन जाती है, लेकिन आमतौर पर बहुमत या बहुसंख्यक विचार का ही बोलबाला रहेगा लोकतंत्र में। लेकिन इसमें एक जो ये जो यूटिलिटेरियन आइडिया है, ये जो बहुसंख्यकवाद है, इसमें अपने आप में समस्याएं भी हैं, क्योंकि आप इसमें कई बार न्याय की अनदेखी कर देते हैं। कोई ये कह सकता है कि भारत में ज़्यादातर लोग सांवले हैं, इसलिए जो गोरा आदमी है उसको XYZ ये अधिकार नहीं होने चाहिए। अगर ये दे देंगे तो हो सकता है कि क्योंकि ज़्यादातर लोग सांवले हैं तो वो जजमेंट हो जाएगा, या वो न्याय ऐसा कोई कानून भी पास हो जाए। ये हो सकता है कि इस धर्म के लोग ज़्यादा हैं तो वो ये कर सकते हैं कि दूसरे धर्म के कोई पूजा स्थल खोले ही नहीं जा सकते हैं। तो बहुसंख्यक लोग
कई बार गलत भी कर सकते हैं, और इसमें ऐसे मौकों पर वो एक चेक एंड बैलेंस का जो सिद्धांत है भारतीय लोकतंत्र का, वो बहुत जरूरी है कि वो जो फैसला हो रहा है राजकाज की तरफ से या न्यायपालिका की तरफ से, उसको चेक एंड बैलेंस कहीं पर होना चाहिए। वो चेक एंड बैलेंस इस बार दिखा है कि सरकार एक फैसला कर रही है और कोर्ट उस पर उसको स्टक डाउन कर रही है। और मुझे नहीं लगता है कि जन भावनाओं की जो स्थिति है, एक महिला जज ने ये फैसला दिया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो जज है वो जस्टिस भुइयां और जस्टिस नागरत्ना की जजमेंट में की बेंच है, लेकिन फाइनली जजमेंट नागरत्ना जस्टिस नागरत्ना ने लिखा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महिला अधिकारों के लिए भी इसका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज एक मुस्लिम महिला है, कल को किसी और धर्म की महिला हो सकती है, किसी और जाति की महिला हो सकती है, कोई भी हो सकता है, एलिट महिला हो सकती है या गरीब महिला हो सकती है। तो एक कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर के खूंटों के अंदर में लोकतंत्र को चलना चाहिए। ये न्याय उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण खूंटा है, बहुत महत्वपूर्ण कोऑर्डिनेट है। उस कोऑर्डिनेट के बाहर कोई चीज जब होती है तो पूरी लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर पड़ती है। इसलिए इस फैसले का आम तौर पर मुझे लगता है स्वागत हो रहा है। जो स्वागत नहीं भी कर रहे हैं वो दिल खोलकर स्वागत करें। इससे कोई सरकार बन बिगड़ नहीं रही है, किसी पार्टी का कोई हित अहित नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर भारतीय लोकतंत्र इसमें मजबूत हो रहा है। तो इसी तरह से इस फैसले को देखा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।